नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और स्वागत आप सभी का आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट में। गोवा के बीजेपी चिंतन का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था। नरेंद्र मोदी के समर्थक ये सोच रहे थे कि इस बार जो चिंतन होगा गोवा में, उसमें नरेंद्र मोदी साहब की जय जयकार होगी, उनको तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसलिए भी इस मंथन बैठक का सभी को इंतजार था और खासकर मीडिया को। आज वो बैठक शुरू भी हुई, लेकिन सुबह सुबह पता चला कि लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, चंदन सिन्हा, उमा भारती, वरुण गांधी, रविशंकर प्रसाद अलग अलग कारणों से इस बैठक में, जो पदाधिकारियों की बैठक थी, हिस्सा नहीं ले रहे। और इनमें से 4 लोग बीमार हो गए अचानक। यह अचानक बीमारी क्यों हो गई? क्या मोदी के नाम से कुछ लोग असहज थे? क्या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के अंदर कलह का कारण लगातार बनी हुई है? और क्या यह कलह बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाली है? आज हम इसी बीमारी के रोग का चिंतन करेंगे जो बीजेपी को दिखाई दे रहा है, बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। और इससे पहले कि मैं अपने तमाम मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, आपका तारुफ कराऊं, बहस की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट देख लीजिए। गोवा गोन को लेकर बीजेपी लंबे वक्त से तैयारियां कर रही थी और आज जब ये मौका आया तो सवालों की बौछारें भी ले आया। दिल्ली में बदलते राजनीतिक मौसम ने इसकी सुगबुगाहट पहले ही दे दी थी कि जा तो रहे हो, लेकिन बवाल भी जरूर होगा। बवाल भी कोई नया नवेला नहीं, वही पुराना पीएम पद का हव्वा। लेकिन जनाब, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मामला ही ऐसा है। गोवा में पदाधिकारियों की बैठक में आडवाणी का ना पहुंचना बीजेपी में पैदा हुए 2 धड़ों की ओर इशारा करता है। वैसे भी सत्ता पक्ष को मौका चाहिए था हमला बोलने का, इसलिए मौके पर चौका भी दे मारा। इस पार्टी की बैठक में नेताओं से लेकर के उसके नीचे स्तर तक के लोगों एक साथ बीमार हो गए। उस कार्यकारिणी में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी नहीं जा रहे हैं, जसवंत सिन्हा नहीं जा रहे हैं, उमा भारती नहीं जा रही हैं, यहाँ तक कि कई सेक्रेटरी और उनके और पार्टिसिपेंट्स नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि रिफ्ट एकदम क्लियर नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली लगता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, एक मोदी के नेतृत्व में और दूसरा आडवाणी के नेतृत्व में। आडवाणी और मोदी पर हो रही राजनीति जब सहन न हुई तो एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों नेताओं ने बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाल लिया। आडवाणी जी अस्वस्थ होने के कारण मैंने ही उन्हें मना किया है कि आज वो नहीं आएंगे, लेकिन कल आडवाणी जी गोवा पहुंच रहे हैं। मुझे इस बात की भी कंफर्मेशन मिली है कि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होगी तब आडवाणी जी पधारेंगे गोवा में। लेकिन बीमारी का खेल कांग्रेस को पच नहीं रहा था, इसलिए कांग्रेस की ओर से राशि दलवी और रेणुका चौधरी बोल पड़े। अगर नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी के अपने ही नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा उनकी वजह से। मेरी तमाम सहानुभूति है उन नेताओं के साथ जिनकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने कहा कि नई बीमारी फैला हुआ है शायद गोवा में, तो गोवा का मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह दे रही हूँ कि इसको बीमारी शायद निमोनिया का जैसा नामोनियाटिस कुछ होगा, तो इलाज जल्दी करवाएं, नहीं तो टूरिज्म पे असर पड़ेगा गोवा में। लेकिन मोदी नाम पर राजनीति होने के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए मोदी नाम का जमकर गुणगान किया। बहरहाल गोवा में होने वाली 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में साफ हो जाएगा कि कौन बीमार है और किसे नमोनाइटिस। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रदीप राघव की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद रेणुका चौधरी आज मीडिया के सामने आई और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को नमोनाइटिस हो गया है। एक नया शब्द उन्होंने सामने रखा है, एक नई बीमारी का नाम उन्होंने कॉइन किया है। क्या सच में ऐसा है कि बीजेपी के इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को नमोनाइटिस हो गया है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय कराऊं। वसीम अहमद साहब, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, बहुत स्वागत आपका। वसीम अहमद साहब हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेश शर्मा जी, जो कि राजनीति में खासी दिलचस्पी रखते हैं, आपका भी बहुत स्वागत शर्मा जी। और इसके अलावा हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी, नेता बीजेपी, महामंत्री भी हैं। हमारे साथ हैं अनुराग वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न मैं जयप्रकाश जी आपसे करूंगा, चूंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नमोनाइटिस हो गया है आडवाणी जी को, जैसा कि रेणुका जी कह रही हैं? देखो जी, नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही
ये तो कांग्रेस को नॉमिनेट हो गया, क्योंकि वो मोदी जी के नाम से डरते हैं। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने जा रही है। किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय नेता किसी को भी कोई तकलीफ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, किसी कारण से वो नहीं जा सकता, तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। आज कांग्रेस सारी की सारी लगी हुई है कि अडवाणी जी नहीं गए। अडवाणी जी हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। आज इस पार्टी जहां तक पहुंची है उसमें उनका खून पसीना लगा है, तो किसी कारण से वो नहीं गए, तो ये कोई इशू नहीं है। मुझे कल वो पहुंचने वाले। एक बात बताइए, एक ही दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी और कल वो पहुंच जाएंगे गोवा, दिल्ली से? तबीयत किसी भी खराब हो सकती है, तबीयत मेरी आपकी भी खराब हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, सामने भी हो सकती है। गर्मी बहुत ज्यादा है, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, खासकर दिल्ली के लोगों की, लेकिन वो तबीयत एक ही दिन में दुरुस्त हो जाए और वहां पर लोगों को पता चल जाए कि आज तबीयत ठीक है और कल वो पहुंच जाएंगे। जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हर पार्टी का संगठन की एक रीति नीति होती है काम करने की। आज जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी जो बैठक थी, आज प्रदेश अध्यक्षों की बैठक थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्य समिति हमारी कल शुरू होने वाली है, ठीक है, जिसमें सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग पदाधिकारियों की बैठक थी। जयप्रकाश जी, आज पदाधिकारियों की बैठक थी और उसमें बीजेपी का सबसे वरिष्ठ नेता अगर गैर मौजूद रहे तो ये सवाल तो उठेगा जयप्रकाश जी। पदाधिकारियों की बैठक कल भी होने वाली है, परसों भी होने वाली है। पदाधिकारियों की बैठक रोज होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में रोज चिंतन मंथन चलता रहता है, तो बैठक तो कल भी होगी। कल अडवाणी जी हमारे वहां पहुंचेंगे और जो भी उनको मार्गदर्शन करना होगा, मार्गदर्शन देना होगा, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे। उमा भारती जी भी उन्हीं के साथ मानी जाती हैं, जसवंत सिंह भी उन्हीं के साथ माने जाते हैं। इत्तेफाक है सिर्फ कि सबकी तबीयत एक साथ खराब हो गई जयप्रकाश जी? उमा भारती जी ने 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे इस बात का खेद है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बनने के बाद पहली मेरी राष्ट्रीय कार्य समिति है, उसमें मैं नहीं जा पा रही, तो तबीयत खराब परिवार में, कभी पूरा परिवार, कभी वरुण गांधी भी जो है नहीं आ पाए। खैर, उनका कारण दूसरा है, ये मुझे पता है, लेकिन बहरहाल ये बड़ा रोचक सवाल है और इसको वसीम अहमद साहब क्या रिबटल करेंगे आप इस बात का कि कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि अडवाणी जी या दूसरे लोगों की बीमारी राजनीतिक बीमारी है। अच्छा, क्या है वो? और बीमारी वो ये है कि खुद बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा था, पार्टी के एक बड़े सेक्शन को उनका ये बढ़ाया जाना पसंद नहीं। और बात भी अपनी जगह सही, बात कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि हमारे छोटे भाई ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता को बिल्कुल नीचे छोड़ दें और जो अचानक बड़े हो गए हैं नफरत के नाम पर वो बड़े हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? अडवाणी मुझे एक बात याद आ रही है, यहाँ वर्मा जी बैठे हैं, शायद 2004 के अंदर बीजेपी ने बड़ा ऊधम मचाया था, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। लेकिन जिस दिन रिजल्ट निकल रहे थे, मैं दूरदर्शन पर बैठा हुआ था, एनालिसिस कर रहा था। बीजेपी की कई शीर्ष नेता हमारे साथ डिस्कशन में थे, उन्होंने मुझे फर्स्ट राउंड के बाद मुबारकबाद दे दी थी। मैं खुद हैरान था, मैंने कहा नहीं भाई, शाइनिंग इंडिया तो आपका चल रहा है, अभी कैसे कह रहे हैं, थोड़ा 10 बजने दीजिए, 10:30, 11 बजने दीजिए। मैं अब की पहली बार देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं गुजरात में और वो गुजरात की जीत पूरे देश की जीत बताई जा रही है। मुझे अफसोस होता है कि वही नरेंद्र मोदी जब कर्नाटका पहुंचे तो उन्हें कैसे मुंह की खाना पड़े, और वही नरेंद्र मोदी अभी एक इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ है, एक इलेक्शन आपका बिहार में हुआ है, एक वेस्ट बंगाल में हुआ है, एक वेस्ट बंगाल में हुआ है। तमाम जगह यहां पर कांग्रेस पार्टी एक जगह जीती है, समाजवादी पार्टी हंडिया में जीती है। कांग्रेस कहां जीती है? वहां कांग्रेस एक जगह, एक मिनट, ये रतमाल में जीती है, ऐसा नहीं है। आपको जरा पूरा, जब आप आए टीवी चैनल पर तो इन्फॉर्मेशन लेके आइए। तो इस वक्त जो है, जो रूलिंग पार्टी जहां जहां है, सबने अपनी अपनी सीटें जीत ली हैं। नरेंद्र मोदी की कहां जीत है? महाराजगंज बिहार में रूलिंग पार्टी जेडीयू हार गई है साहब। मैं मान गया जेडीयू हार गई, लेकिन जब अभी बीजेपी ही साथ नहीं है नरेंद्र मोदी के, तो जेडीयू तो आगे जाके साथ रहने ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं अहमद साहब कि नरेंद्र मोदी का हुआ खामखा खड़ा किया गया है, इसका कोई वजूद नहीं, बिला वजह में कोई जरूरत नहीं है। चलिए, नरेश शर्मा साहब जी जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आप कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा जी, मुझे पता है भरे पड़े। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर आज पूरे भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नेता है तो माननीय मोदी जी हैं, पूरे भाजपा में। क्योंकि भाई माननीय मोदी जी ने भारतीय राजनीति का मायने बदल दिए हैं।
अब तक लोग सिर्फ सफेद कुर्ता पजामा पहन के सिर्फ राजनीति करते थे। माननीय मोदी जी ने जो कहा वो करा, वो उन्होंने ये जो पूरा विकास का जो पाठ पढ़ाया है, अब माननीय मोदी जी को देख के, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे शिवराज कुमार हो, चाहे रमन जी हो, वो एकदम सच बोलते हैं। वो जो भी राजनीतिक नेता हैं वो चिकनी चुपड़ी जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने ना कोई जात का ना धर्म का, वो मानवतावादी हैं, दूरदृष्टि हैं, बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं, और ऐसी ऐसी नई नई खोज करके उन्होंने वो करी है आज देश के बारे में, जो ना सिर्फ अभी उन्होंने सिर्फ गुजरात में किया है, तो पूरे देश की जो आज पढ़ी लिखी जनता है, अगर आप तर्क की दृष्टि से देखेंगे, आज आप देश के किसी चौराहे पे खड़ा कर दो, 100 आदमी से पूछ लो, किसी भी देश के लखनऊ, कानपुर, किसी भी देश के 100 चौराहे पे आप खड़े हो जाइए और पूछिए आप किसको ज्यादा चाहते हैं, तो 100 में से 80 लोग माननीय मोदी जी का नाम देंगे। अभी मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इतने ही नरेंद्र मोदी जी, तो जिस तरीके से अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अपनी रथ यात्रा निकाल के देख लें, उन्हें मालूम हो जाएगा रेस्पॉन्स क्या है उनको। नहीं, आज पूरा ये सोशल जो मीडिया है, ये पहले वाली राजनीति नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर यात्रा निकाली है, वो हिंदुस्तानी है, वो नफरत नरेंद्र मोदी ने फैलाई है गुजरात के अंदर। अभी आप एक बात कह रहे थे, जी बताइए। एक मिनट, अभी आपने एक बात कही जी, कि जिस समय 2004 के चुनाव के नतीजे आ रहे थे और भारत शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग का एक नारा लगाया था, और देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस नहीं जीती थी, दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये आपका दुर्भाग्य। और ये आपके झूठ बोलने 10 साल के अंदर 9 साल से बीजेपी के झूठ बोलने का 9 साल से केंद्र में सरकार है, दोनों हाथों से और मुझे उम्मीद है कि 2014 के इलेक्शन में आपका पता नहीं चलेगा। आज अगर हम विषय पर वापस आए, थोड़ा सा भटक रहे हैं, ये इंडिया सैनिक, थोड़ा सा भटक रहे हैं, जो आप ये इंडिया सैनिक है आपकी। भाई हमने अगर 9 साल 10 साल आप कह रहे हो देश का विकास हुआ है, ये देश का विकास है। नहीं, ये तो नहीं कह रहे। आप देश को लूट रहे हो, की समस्याएं दुनिया भर के घोटाले स्कैंडल में आज देश में हो रहे हैं, पार्टीज जाएंगी। जयप्रकाश जी, आपकी एक मिनट, बदकिस्मती है कि पूरे दिल से शिवसेना तक आपके साथ नहीं है। सब हमारे साथ, यही विषय है जयप्रकाश जी, यही विषय नहीं, यही विषय है। नहीं, अब वापस हम विषय पर आते हैं। मोदी को लेकर चिंतन हो रहा है बीजेपी के अंदर। हम ये चिंतन कर रहे हैं कि मोदी को लेकर जो चिंतन हो रहा है, क्या वो ठीक दिशा में है, क्या वो ठीक ठाक हो रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं, अनुराग वर्मा जी की बात सुनेंगे इस छोटे से लेकर। ये देखना बहुत जरूरी है कि इंडिपेंडेंट लोग इस बारे में, स्वतंत्र लोग क्या सोचते हैं। क्या सच में बीजेपी को कोई बीमारी हो गई है नरेंद्र मोदी को लेकर? अनुराग वर्मा हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट। अनुराग वर्मा, आपकी बात सुननी है, बहुत जरूरी है। देखिए, इस समय जो सिचुएशन जो दिख रही है, जो अंदरूनी हालात हैं, उसमें मोदी का विरोध होता तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। विद इन द पार्टी काफी एक पर्टिकुलर तबका है जो बहुत दिनों से राजनीति में एक अपनी एक विचारधारा और एक एम्बिशंस के साथ, या एम्बिशंस ना भी हो, एक अपना एक विचार को लेके बैठा था। वो सडनली मोदी के आने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो विरोध किसी भी फॉर्म में दिख सकता है, वो उसको एब्सटेन करने से भी दिख सकता है, ओपनली मीडिया में आने से भी दिख सकता है, और एक तरह तरह की जो है ग्रुप्स इंटरनल बनने से भी दिख सकता है। इस समय जनता के बीच में ये मैसेज जाना कि हम इंटरनली बहुत सारे टुकड़े हैं, और बीजेपी को हमेशा एक चीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो इंटरनल जो गुटबाजी और उसमें एक दूसरे की टांग खिंचाई में बहुत सारा सीटों का लॉसेस होते हैं। तो ये बीजेपी को अपनी तरफ से, अगर उन्हें 2014 में परफॉर्म करना है अच्छा, तो ये इस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ अंतर्विरोध है भी तो वो इंटरनली उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ना कि इस तरह से पूरे देश में या पूरे जो है मीडिया में इस टाइप का हंगामा हो। अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमलेंदु, आप सारी बहस सुन रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि ये बीमारी अचानक हो गई है, वो सिर्फ मोदी की प्रेजेंस से हो गई है? आपको लगता है नहीं, सब सामान्य, सब ठीक चल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी की पहुंच के आगमन से हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना नारा है कि डिफरेंट विद अदर्स, तो मुझे लगता है कि वास्तव में डिफरेंट विद अदर्स होने जा रहे हैं। और जितना ज्यादा इनके यहाँ टांग खिंचाई एक दूसरे की है, मैं समझता हूँ किसी पार्टी में नहीं है, इसलिए नारा इनका बिल्कुल सही है, डिफरेंट विद अदर्स का। मतलब आपको लगता है कि ये मोदी जी की वजह से ये नमो नाइटिस वाली जो बात कही है सही है?
देखिए, मोदी की वजह से हो या नहीं हो, लेकिन एक चीज तो है कि मोदी जिस तरीके से महत्वाकांक्षा की उनकी जागी है और जिस तरीके से तमाम सीनियर लीडर्स को किनारे करके और एक तरीके से पार्टी को दबाव बनाने का जो काम हो रहा है उनके लॉबी की तरफ से, मैं समझता हूँ वो किसी भी दल के अंदर अगर इस तरीके की चीजें होती हैं और व्यक्ति अगर संस्था से बड़ा होने लगता है तो वो संस्था का क्षय है। लेकिन ये उपाध्याय जी, ये बात तो कांग्रेस के लिए और ज्यादा लागू होती है, वहां पर तो व्यक्ति संस्था से ऊपर है। देख रही है कांग्रेस का क्षय हो ही रहा है। कांग्रेस 2 दशक से क्षय में ही जी रही है, क्योंकि उसके यहाँ भी जो है व्यक्ति संस्था से बड़ा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यही बीमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने जा रही है अगर मोदी इस तरीके से हावी होते हैं तो। ठीक है, शर्मा जी आप कुछ कहेंगे? मोदी जी कहूंगा कि माननीय मोदी जी स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का संगम है। महात्मा गांधी का नाम मत लीजिए प्लीज, वो सुभाष चंद्र बोस का नाम मत लीजिए, फिर जिसका चाहे वहां भी उनका कहाँ नाम ले रहे हैं, किस आदमी के साथ से जोड़ दें, लोग कुछ भी शोर मचाएं, लोग महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का नाम करते हैं। जरा इसका मतलब ना हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं और ना बिल्कुल नहीं मालूम, ना आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में मालूम, गहराई से जानते, बिल्कुल नहीं मालूम है, कोई महत्व नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं है। और उन्होंने महात्मा गांधी पूरे गुजरात की जनता के साथ उन्होंने न्याय किया, वहां विकास हुआ, उन्होंने जो सड़कें बनाई, जो स्कूल बनाए, जो अस्पताल बनाए, वो सब जातियों के लिए, सब धर्मों के लिए है। और आज पूरे विश्व का जनमानस उनको स्वीकार करता है। तो पार्टी के अंदर उनका विरोध हो रहा है ना शर्मा जी, पार्टी के अंदर उनका विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अमिताभ बच्चन है नंबर 1 पर, नंबर 2, 3 पर कोई नहीं है, ना धर्मेंद्र, ना राजेश खन्ना, ना जितेंद्र। जो माननीय मोदी जी का पद है ना, नंबर 2, 3, 4 पर कोई नहीं है। माननीय मोदी जी का इतना बड़ा पद है। आज देश का हर नवयुवक, आडवाणी जी कहीं स्टैंड नहीं करते। देखिए, आडवाणी जब 85 वर्ष के हो गए, कभी आडवाणी जी ने बहुत काम किया था। आज आडवाणी जी को मार्गदर्शक के रूप में आ जाना चाहिए, निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही भाजपा पूरे 350 सीट पर आ सकती है। इसी चीज को मैं ये पूरी तरह से आ सकती है, क्योंकि पूरा देश मोदी जी का दीवाना है और मोदी प्रॉब्लम ही यही है दीवाना है कि जिसने मोदी जी किसी को बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी ने बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिसने एक स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद उसे इग्नोर कर दिया जाता है। ये हर जगह यही हुआ है और बीजेपी में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मोदी बिल्कुल बात ऐसा हमेशा होता रहा था। बात किसी के व्यक्ति विशेष के विरोध की नहीं है, एक सिस्टम में आप देखिए तो बीजेपी में हमेशा से ये होता है कि एकदम से जिसने बेस लेवल पे काम किया, स्ट्रक्चर खड़ा किया, सडनली जब जो है उसको एकदम से साइडलाइन कर दिया जाता है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं बीजेपी में, मैं यहां पे अभी बोलूंगा नहीं तो किसको किनारे किया गया बीजेपी में? मदन लाल खुराना जी एकदम ज्वलंत उदाहरण है इस चीज के, जिस आदमी ने दिल्ली में बीजेपी को खड़ा किया, जिस आदमी ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, मैं मानूंगा आपकी बात, और उसको सडनली आपने किनारे कर दिया। मैं बताता हूं, पूरी कांग्रेस पे लागू होती है। मैं जवाब जयप्रकाश आधिकारिक जवाब भाई साहब ने बताया। मदन लाल खुराना जी हमारे दिल्ली के बहुत जमीनी नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बने, पार्टी ने उनको संसदीय सचिव बनाया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। पार्टी ने उनको साइडलाइन कब किया? पार्टी कभी किसी अपने कार्यकर्ता को और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को जो पार्टी को अपने खून पसीने सींचता है उसको कोई पार्टी साइडलाइन कर ही नहीं सकती, कभी साइडलाइन नहीं कर सकती। लेकिन नहीं, आप मना कर सकते हैं, आप एक और पार्टी के अंदर कभी भी किसी नेता को, जो पार्टी का जो महत्वपूर्ण नेता है, जिसके कारण से पार्टी आगे बढ़ रही है, जिसके कारण से जो पार्टी जनमानस में जाके पार्टी संगठन का काम करता है, उसको कभी भी कोई भी संगठन अपने किसी ऐसे शीर्ष नेता को साइडलाइन नहीं कर सकता। और आडवाणी जी तो हमारे बहुत शीर्ष नेता है, जितने भी नेता आज भारतीय जनता पार्टी के, वो सब के सब वो लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए, उन्होंने आगे बढ़ाया। आडवाणी जी कह रहे हैं इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बना दो और वो अलग बनाओ, और पोल कैंपेन कमेटी अलग बनाओ। पोल कैंपेन कमेटी के हेड अगर नरेंद्र मोदी है तो आडवाणी जी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में शर्त है उनकी, वो कह रहे हैं इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाओ। ये दरार नहीं तो क्या है जयप्रकाश जी, स्वीकार क्यों नहीं करते हैं आप? ये दरार नहीं है, ये पार्टी का एक अपना जो पार्टी की एक योजना होती है, पार्टी को आगे चुनाव लड़ना है, किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्या क्या कमेटी बनेगी, पार्टी का अपना अंदर का सिस्टम है। चलिए, क्या बीजेपी आत्ममुग्ध हो जाती है बहुत जल्दी से? क्या बीजेपी अपने जमीनी नेताओं को दरकिनार करती है? अमलेंदु उपाध्याय जी। जी देखिए, बिल्कुल ये बात अनुराग जी ने कही मेरे ख्याल से, और बिल्कुल एकदम सही बात कही। अकेले मदन लाल खुराना जी इसका उदाहरण नहीं है। शुरुआत में आप देखिए कल्याण सिंह जी के साथ भी यही किया गया है।
उमा भारती के जिसने साथ ग्रासरूट लेवल से काम किया है, एग्जैक्टली बीजेपी ने एक लेवल के बाद उसको साइडलाइन कर जो दिया। तरीका है जिस तरीके से काम करने का, साउथ में क्या किया अभी उसके साथ? उसके अंदर कोई पीछे से वो अलग चीज है, शक्ति है, जब करना चाहिए तो तब नीचे बाद में निकाल दी, नाचती है, जो इनकी लगाम करती है जी। और ये उसके सामने बेबस है एकदम बेचारे। चलिए, तो सबसे पहले इनको लिबरेट होना चाहिए, इनको स्वतंत्र होना चाहिए, और जो इनकी जो पीछे की शक्ति है उसके दबावों से, और एक स्वतंत्र राजनीतिक दल बनना चाहिए। और जिस तरीके से राष्ट्र की मुख्यधारा की तमाम पार्टियां स्वतंत्र हैं, उस तरीके से इनको भी स्वतंत्र होना चाहिए। जी, लेकिन वसीम अहमद साहब, कुछ तीखे प्रश्न आपके लिए। चलिए, माना कि बीजेपी में दरार है, माना कि बीजेपी की लीडरशिप आपस में उनकी टसल है, कोई माने चाहे मत माने, ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं, लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी तो है, कम से कम एक नाम को लेकर बहस तो हो रही है साहब। चलिए, अच्छा है बुरा है जो है, पब्लिक में बहस हो रही है, मतभेद है सामने आ रहे हैं, आपके बात तो ये सामने नहीं आता, हिम्मत ही नहीं होती कहने की। हिम्मत हो या न हो, हाँ, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये आज से चलन नहीं है, बल्कि इंदिरा जी के जमाने से कि वहां पर एक पार्टी के शीर्ष नेता को मानते हैं। हाँ है, सब वंशवाद है, मान लीजिए, लेकिन वो वंशवाद भी तो कई दफा आ चुका, आपका वंशवाद तो आ ही नहीं पा रहा। नहीं, सब आइए, दूसरी तरफ ये कि जिस नरेंद्र मोदी को ये लाना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी नफरत के हिंदुस्तान में फैलाना चाहता है। उसने विकास का कोई काम के नहीं किया है, नफरत के विकास को, और अभी इसी इलेक्शन में मालूम हो जाएगा। और आप किसी भी, मैं भी बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडरशिप जेपी मूवमेंट से निकला हुआ आदमी हूं मैं, एक एक आदमी सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे करीबी हैं। जब वन ऑन वन में किसी से बात करता हूं, एक मिनट, अब मुझे मत बताइए, अब मैं क्या यार, अभी क्या बताएंगे, अभी आपने गुजरात की रास्ता भी नहीं देखा होगा, मुझे मत समझाइए, अपनी बात पूरी करें, मैं बता एंकर से बात कर रहा हूं। और वर्मा जी की बात से मैं एग्री करता हूं जी। वर्मा जी ने न ये कांग्रेस के हैं, न बीजेपी के हैं, न किसी के जी, ये एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरह और एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। इन्होंने भी पॉलिटिक्स को बहुत गहरी निगाह से देखा है, परखा है। अब यहां आप और आप भी बीजेपी से हैं और आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आप बीजेपी से, आप एक ऑफिसर के नाम पे आ गए और एक बीजेपी के जो हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से आ गए। अगर इस लेवल का झूठ चलेगा और इस लेवल की अगर बातें चलेंगी, तो ये झूठ पूरा देश समझ रहा है, सारा मुल्क समझ रहा है, लोग जान रहे हैं। इसलिए बीजेपी का पिकअप वो नहीं हो पाएगा। आज मैं मान लूंगा जहां कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस आ रही है पावर में, लेकिन ये मैं जानता हूं कि बीजेपी का अल्टरनेट हर स्टेट में रीजनल पार्टीज है। और आज बीजेपी के साथ कोई पार्टी दिल से नहीं है, खुद बीजेपी के लोग एक दूसरे के साथ नहीं है, शिवसेना उनके साथ नहीं है। अकाली दल के बाद मुझे एक पार्टी बता दीजिए जो बीजेपी के साथ ऐसे खड़ी हो जैसे उसको आना चाहिए। और ये देश बीजेपी की, जो नरेंद्र मोदी की नफरत की पॉलिटिक्स है, ये मुल्क ऐसा नहीं है। और जो माहौल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बनाया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क का हिंदू न वैसा था, न है और न कभी आइंदा होगा। शर्मा जी, एक चीज मैं, वसीम जी बहुत ज्ञानी आदमी है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं पर्सनली, इनको मैं बहुत सुनता रहता हूं, बहुत फॉलो करता रहता हूं, लेकिन एक मेरा थोड़ा सा एक मैं डिफरेंट ओपिनियन देना चाहूंगा। आज ही मैं एक मुस्लिम बुद्धिजीवी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लास्ट इलेक्शन का उन्होंने कोई डेटा दिया था। तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें 31% लोगों ने, मुस्लिम्स ने मोदी को वोट किया, नंबर एक। नंबर दो, मैं शायद गलत हो सकता हूं, मुझे नंबर्स में थोड़ा सा वो हो सकता है कि 7 में से जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट रही हैं, उनमें 7 में से 6 में नरेंद्र मोदी की सरकार। गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर, लास्ट इलेक्शन के बाद। अच्छा, सेकंड, अच्छा, जो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम्स में जो एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ने दिया था, 2 क्लास है। जैसे बाकी कम्युनिटीज में मिडिल क्लास बहुत बड़ा होता है, मुस्लिम से या अपर क्लास है या लोअर क्लास है। जो अपलिफ्टमेंट गुजरात में पुअर मुस्लिम्स का हुआ, वो किसी भी दूसरे स्टेट में नहीं हुआ जी। ये एक मुस्लिम स्कॉलर ने लिखा हुआ है, ये मेरी या किसी और की ओपिनियन नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं वो मुस्लिम स्कॉलर ने, मैंने वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है, मैं भी उसे पढ़ लूं तो उसकी सच्चाई तक और गहराई तक पहुंच जाऊंगा, पहली चीज। और आप क्योंकि पढ़ के आए हैं, आपको उसकी ज्यादा मालूमात है। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि गुजरात का मुसलमान, उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। कांग्रेस वहां पर मजबूत नहीं बन पाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना ठीक नहीं है कि साहब और कोई रीजनल पार्टी वहां ऐसी है नहीं। लोगों को अपना सर्वाइवल भी चाहिए, अपनी जिंदगी भी चाहिए, रोजी रोटी भी चाहिए। और आज का हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ना नहीं चाहता है। बहुत नफरत की आग फैल चुकी, बहुत नफरत हो चुकी, बड़ी
यानी जितनी भी ज्यादतियां हो सकती थी वो हो चुकी। लोग अपने अमन और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर गुजरात में अमन सुकून के लिए कुछ परसेंट लोगों ने वोट दे दिया तो मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं। आइए, अगर यही बात है तो पूरे मुल्क के अंदर, वर्मा जी आप और मैं भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप दोनों भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसा नहीं है कोई हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी की मुखालफत, नरेंद्र मोदी की मुखालफत बीजेपी के अंदर की हो रही है। नरेंद्र मोदी की मुखालफत अगर ऐसी ही बात है तो हमारे नीतीश क्यों कर रहे हैं? नीतीश यानी हमारी नरेंद्र मोदी की मुखालफत एक खुद, और छोड़ दीजिएगा शिवसेना जैसी पार्टी, शिवसेना तक मुखालफत। ये सवाल बड़े हैं, ये सवाल उठ गए हैं। नहीं ठीक है। अरे भाई आपके कहने से हो जाएगा। जो बातें भी वर्मा जी ने कही, अब उनकी बात का कोई जवाब नहीं। वर्मा जी ने जो भी बात तरफ से हो रही है, बहुत अच्छी बात कही वर्मा जी ने। इसका मतलब आपने आपकी बात ही समझ नहीं आई। जनता ने वर्मा जी के पक्ष में बोला। आप बहुत वरिष्ठ हैं, ठीक है, आप बहुत सीनियर हैं, बहुत आखिरी बात जेपी मूवमेंट से आप जुड़े हुए हैं जी। एक बात आप समझ लो, एक व्यक्ति जो गुजरात का मुख्यमंत्री गुजरात के अंदर अपने हर वर्ग का, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, हर वर्ग का विकास कर रहा है, सबको आगे लेके जा रहा है। अगर उसने वहां ज्यादतियां की होती तो वो वर्ग उससे नहीं जुड़ सकता। कभी भी कोई किसी के साथ ज्यादती करेगा तो वर्ग उससे नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब वो उनकी हित चिंता करेगा, उनके तकलीफों की चिंता करेगा, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता करेगा। 65 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, 65 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए। माफी चाहूंगा। और हमारे वर्मा जी भी ये बात शायद भूल रहे हैं। भाई साहब वर्मा जी ने जो बात की बिल्कुल ठीक कही है। अब आप ये नरेंद्र मोदी जी के कारण से वहां पे समाज जुड़ा है। गुजरात एक उदाहरण है, गुजरात एक उदाहरण है। आपसे बता दिया उदाहरण, वहां के मुसलमान के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। जिस आदमी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जो आदमी पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर 2 बाई इलेक्शन हुए, ऐसा नहीं चाहते। दिल्ली के अंदर भी 2 बाई इलेक्शन हुए हैं। दिल्ली में उसमें 6 मुस्लिम बूथ है। 6 मुस्लिम वक्त खत्म हो गया। 6 बूथ है। प्रकाश जी वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं। कमाल कर दिया। दिल्ली के 6 बूथ है भाजपा जी। ये सवाल इन लोग समाज हमारे नजदीक आ रहा है। वसीम अहमद साहब, जयप्रकाश जी, ये सवाल वसीम अहमद साहब, ये सवाल 1 मिनट जयप्रकाश जी, समय समाप्त हो गया। ये सवाल बीजेपी को खुद निपटाने दीजिए, उनके ही सामने है। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वसीम अहमद साहब, शर्मा जी, जयप्रकाश जी और वर्मा साहब, और अमरेंद्र उपाध्याय जी, आपका भी बहुत राजनीतिक विश्लेषण के लिए। कल और परसों स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी के अंतर का जो ये अंतर विरोध है ये और कितना गहरा होता है या सच में पट जाता है। देखने वाली बात होगी। जय हिंद।